आज करेंगे किंगडम फंजाई। ये एक यूनिक किंगडम है। क्यों यूनिक है? क्योंकि ये है मल्टी सेलुलर, पहला मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम है। ठीक है, ये एनसीईआरटी ने लिखा है, दिस इज ए यूनिक किंगडम। ये एक यूनिक किंगडम है क्योंकि ये फर्स्ट मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल वाला हेट्रोट्रॉफिक किंगडम। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब हो गया ये है परपोषी, ये है परपोषी। ये यूनिक किंगडम क्यों है? क्योंकि ये पहला मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल वाला हेट्रोट्रॉफिक किंगडम है, राइट, इसलिए ये यूनिक है। अच्छा, जो फंजाई होती है इसको, जिसको हिंदी में बोलते हैं कवक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कवक। इसके लिए एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मोल्ड। कवक के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, मोल्ड। किसी के आगे भी मोल्ड लगाओ मतलब वो फंजाई हो सकती है, राइट। अब यूनिक किंगडम था, मल्टी सेलुलर था, यूकैरियोटिक सेल को रखा गया है, हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर आगे देखो, किंगडम फंजाई क्या होगी? इसकी जो डाइवर्सिटी है ना, कैसे? मार्फोलॉजिकल और हैबिटेट वाइज वो सबसे ज्यादा है। आपने देखा था पिछले वालों में, मोनेरा में भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा थी, पर किसके भी आप पे? ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बायोडाइवर्सिटी ज्यादा थी, या न्यूट्रिशनल बायोडाइवर्सिटी ज्यादा बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ना तो न्यूट्रिशनल ना मेटाबॉलिक बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ है मार्फोलॉजिकल और हैबिटेट वाइज। इसकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। किसके रिस्पेक्ट पे बता दूं? विथ रिस्पेक्ट टू दो चीजों के कारण। पहला मार्फोलॉजी और दूसरा हैबिटेट। मार्फोलॉजी और हैबिटेट, इसके हिसाब से। अच्छा, और फंजाई जो होते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी सर्वव्यापी, सब जगह फैले होते हैं, सर्वव्यापी। एयर में, वाटर में, ठीक है ना, सॉइल में, इवन ऑन डेड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेड पे भी हो सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी हो सकते हैं, आपको पता है। और फंजाई के कुछ एग्जाम्पल पहले एनसीईआरटी ने दे दिए हैं। इन्होंने बोला, आपने सुना होगा ईस्ट, हिंदी में बोलते हैं खमीर, ईस्ट या खमीर। ये सबसे छोटी यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है, सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर फंजाई। और इससे दो जगह यूज करते हैं, एक तो बियर बनाने में और एक ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में और ब्रेड बनाने में। दूसरा, जब आप कोई भी फल देखते हो वो सड़ता है तो उस पर भी फंजाई हो सकती है, यानी रॉटन फ्रूट, रॉटन फ्रूट पे भी हो सकता है। तीसरा, जब भी कोई मॉइस्ट ब्रेड हो तो देखते हो कि उस पर रेसे जम जाते हैं फंजाई के, ब्रेड सड़ने लगती है। मॉइस्ट ब्रेड पर भी पाई जाती है फंजाई, ठीक है ना। नाम बता दें उसका, तो नाम भी पूछा जाता है, नाम बता दें। राइजोपस, उसका नाम है राइजोपस, सुना है ना कभी नाम? राइजोपस। और इसीलिए राइजोपस को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ब्रेड पे पाई जाने वाली फंजाई है। नोट डाउन।
तो ये पहला मल्टी सेलर यूकैरियोटिक वाला हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप लगा लो, ग्रुप है, तो लाइन कंप्लीट हो जाएगी। इसकी बायोडायवर्सिटी दो चीजों के आधार पे ज्यादा होती है, मार्फोलॉजी और हैबिटेट। मार्फोलॉजी जानते हो आप, बाहरी चीजों की स्टडी, और हैबिटेट यानी आवास, जहां रह रहा है। कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब सर्वव्यापी है, हवा में, पानी में, जमीन पे, इवन डेड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जा सकता है। ईस्ट है स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर फंजाई, बियर और ब्रेड बनाने के काम आएगी। अच्छा, और फंजाई रॉटन फ्रूट्स पर भी पाए जाते हैं। रॉटन मतलब सड़ते हुए फलों पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, देखा होगा। स्पेशली पपाया, देखो पपाया को लाओ, एक दो दिन रख दो, उसके छिलके पे देखो काले काले धब्बे आने लगते हैं, रेसे जैसे, फंजाई हो जाती है। अचार पे देखा होगा, कभी अचार पे विचार करो तो देखा होगा, व्हाइट व्हाइट कलर के वे रेसे बन जाते हैं। कभी वो बारिश का मौसम हो और आपके लेदर शूज गीले हो गए और उसके बाद आपने उसको धूप नहीं दिखाया, तो क्या होगा, उस पर भी फंगल देखो अगर रेसे जम जाते हैं, है ना। ब्रेड खराब होते हुए तो सबने देखा होगा, काफी कॉमन सी चीजें हैं ये। और इवन आप फंजाई खाते भी हो, कौन सी फंजाई खाते हो, मशरूम। और मशरूम की एक नहीं अनेकों वैरायटी आती है, हम तो केवल एक ही खाते हैं, बटन मशरूम। ये जो हम खाते हैं वो बटन मशरूम होती है। बढ़े आगे। अब इसके अलावा और भी एग्जांपल बताएं आपको। अदर एग्जांपल में आएगा क्या, मशरूम एडिबल है, खाने योग्य, और एक होता है टोड स्टूल। टोड स्टूल एडिबल नहीं है, पॉइजनस है। इसका नाम भी पूछा जाता है, एमेनिटा मस्कैरिया, एमेनिटा मस्कैरिया। डेडलीस्ट है, डेडलीस्ट यानी डेथ होगी इससे। डेडलीस्ट यानी डेथ हो जाएगी। मशरूम जो हम खाते हैं इसको बोलते हैं एगैरिकस। कौन सी खाते हैं, एगैरिकस। इज दैट क्लियर। उसके अलावा कुछ तो पैरासिटिक भी होती है, सब आर पैरासिटिक। देखो पैरासिटिक भी होती है, पैरासिटिक फंजाई भी होती है। अब ये पैरासिटिक वाली कौन सी होती है, परजीवी वाली, जो कॉज डिजीज। याद करो, जो पैरासाइट होगा वो क्या कॉज करता है, वो डिजीज कॉज करता है, डिजीज यानी रोग। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, याद करो, हम लोगों में रिंग वर्म होता है, दांत खाद खुजली, याद है किससे होता है, फंगल इन्फेक्शन से ही तो होता है, दांत, रिंग वर्म। उसके अलावा सर मस्टर्ड के लीफ पर, मस्टर्ड लीफ पर व्हाइट स्पॉट डिजीज, व्हाइट स्पॉट डिजीज, ये भी फंजाई के कारण होती है। नाम बता दें, नाम है इसका एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन पूछा जाता है, एग्जाम्पल है। पर इससे होता क्या है ये मैंने बता दिया। मस्टर्ड के, सरसों के पत्ते जो है उस पे व्हाइट कलर के धब्बे जम जाते हैं, बन जाते हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। इसी तरह एक होता है रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। रस्ट डिजीज यानी ऐसे लगता है पत्तियों पे जंग लग गई, जंग जैसे होती है ना, ब्राउन ब्राउन कलर की, ऑरेंज कलर की, वैसे हो जाता है रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। और व्हीट पर होता है, गेहूं पर। किसान बहुत परेशान हो जाते हैं, होता है बाई पक्सीनिया। किससे, पक्सीनिया, पक्सीनिया। ये सब रोग किससे कौन हो रहा है पता चल रहा है। ये जो दांत वगैरह होता है ना,
ये भी हम आपको याद कराएंगे कहाँ पे, ये याद कराएंगे आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसीलिए अभी बीच में नहीं छेड़ रहे हैं, जो यहाँ की चीज है वो यही याद करा रहे हैं। जैसे एल्बिगो कैंडिडा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाइट स्पॉट डिजीज ऑफ मस्टर्ड, रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट पूछा गया है, पक्सिनिया। इसी तरह एक पूछा गया है स्मट डिजीज, स्मट डिजीज ऑफ व्हीट मेज। और ये होता है अस्टीलागो से, अस्टीलागो। भूल रहे हो ना, नाम जरा अजीब अजीब से लग रहा है। अरे किसी का पैर छुओ तो बोलते पाए लागो, तो उसने पाए की जगह अस्थि कर देना। हम पैर नहीं लाग रहे हैं, अस्थि समझते हो, अस्थि मतलब अस्थियां, ऑस्टियो वर्ड किसके लिए लगाते हैं, अस्थियां, तो कहते हैं ना अस्थि लागो। सही है ना, याद हो जाएगा, पाए लागो की जगह अस्थि लागो, तो अस्थि लागो याद हो जाएगा। देखो इसमें पौधे के पत्तियों पे जंग लग जाती है, जंग, रस्ट का मतलब जंग, और यहाँ पे पौधा धूमिल हो जाता है। धूमिल समझते हो क्या होता है, धुएं जैसा, बिल्कुल ऐसा लगेगा धुआं पूरा पौधे पे, पूरा पौधा झुलस गया है और बिल्कुल स्मोकी हो गया है, काला पड़ जाता है पूरा पौधा। मक्के में होता है, किसान बहुत परेशान हो जाते हैं इस रोग से। ज्यादातर रोग तो फंजाई से ही होता है, एग्रीकल्चर में ज्यादातर रोग फंजाई से ही होते हैं। और अब तो चैप्टर हट गया है, पहले एक चैप्टर था पूरा, थोड़ा बोरिंग टाइप का था, नाम था स्ट्रेटजीज ऑफ इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, चैप्टर 9 12th के एनसीईआरटी का, हट गया है। नहीं तो हम आपको पढ़ाते हैं ये सारे रोग। किसमें पौधा स्मोकी हो जाता है, स्मट डिजीज में। किसमें जंग जैसा रहता है, रस्ट डिजीज में। ठीक है ना, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब फंजाई के बारे में ये सारी बातें हम लोगों को लगभग पता लग गई कि फंजाई यूनिक किंगडम है। फंजाई जो होता है वो कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, मल्टीसेलर यूकैरियोटिक सेल आएगा। ठीक है ना, ये कैसे स्वभाव का होता है, कहाँ पाया जाता है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब फंजाई की जो बॉडी होती है ना, वो बनी होती है किससे, फिलामेंट से। फंजाई की बॉडी धागे नुमा स्ट्रक्चर से बनी होती है, और धागे नुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलामेंट, है ना। और नाम भी होता है उसका, रुक जाइए, द बॉडी ऑफ फंजाई इज फिलामेंटस, फिलामेंटस। ठीक है ना, इसका मतलब फाइन थ्रेड लाइक, फाइन थ्रेड लाइक। और इसके एक धागे को, माना कि एक धागा है, इसके एक धागे को, सिंगल थ्रेड को एक नाम दे देते हैं, उसका नाम है हाइफा। सिंगल थ्रेड इज नोन एज हाइफा। बताओ एक थ्रेड का नाम क्या होता है, हाइफा या हाइफी बोलो। ठीक है ना, हाइफी। अब जब उसका पूरा जाल बन जाता है, जब इसका पूरा जाल बन जाता है, अगर हम देखें तो ये देखो, अब पूरा ये जाल दिखा दिया। सिंगल को क्या बोलेंगे और पूरे जाल को क्या बोलेंगे, जाल का नाम बदल जाएगा। पूरा जाल जो होता है नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ हाइफा। अब यहां बन गया नेटवर्क, अब सिंगल नहीं रहा, अब ये नेटवर्क बन गया, नेटवर्क ऑफ हाइफा। ये क्या कहलाएगा, इसका नाम बदल गया, इसको बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलेंगे, माइसीलियम। और यहां लिखेंगे अपवाद, यहां लिखेंगे अपवाद। यहां लिखेंगे एक्सेप्शन, यानी अपवाद। क्या अपवाद है, किसमें फिलामेंट्स नहीं होता, फिलामेंट्स एब्सेंट इन स्मॉलेस्ट फंजाई। नाम बताओ, अरे नाम अभी बताया था,
ईस्ट, ईस्ट को छोड़ के सब में आपका हाइफा या माइसिलियम वर्ड आएगा, लेकिन ईस्ट में, ईस्ट एक सिंगल सेल जैसी है, उसमें फिलामेंट नहीं बनता। बताओ नॉन फिलामेंटस फंजाई का नाम। हाँ, किसमें फिलामेंट कभी नहीं बनेगा। हाँ राइट। बल्कि इनमें क्या होता है ना, आपको पता है ईस्ट में बडिंग होती है, पढ़ा था हम लोगों ने। बडिंग से होता क्या है, ये एक सेल की तरह होता है, देखो ये एक सेल है और ये हुई बडिंग। बडिंग में होता क्या है, न्यूक्लियस तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, पर साइटोप्लाज्म 2 बराबर भागों में नहीं बढ़ता है। तो एक कोशिका कैसी रह गई, बड़ी, और दूसरी छोटी हो जाती है। फिर देखो, फिर इससे एक छोटा सा बड निकला, फिर इससे देखो ऐसे। अब देखो यहां पर देखना, ध्यान देना, या इधर निकल रहा है, ये देखो बडिंग हो रही है, ये देखो बडिंग हो रही है। ईस्ट में बडिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा हुआ है। बडिंग को हिंदी में पढ़ा होगा तो मुकुलन कहते हैं, सुना है। और आप देख पा रहे हो इससे क्या होगा, ये फिलामेंट जैसा दिखेगा, लेकिन ये ट्रू फिलामेंट नहीं है। बडिंग के बाद जो फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है उसको बोलते हैं फॉल्स, और जाल को माइसिलियम। बताओ स्यूडो माइसिलियम शब्द किसमें आएगा, स्यूडो माइसिलियम किसमें बनेगा, ये ट्रू माइसिलियम है कि फॉल्स। क्यों, क्योंकि किसके उपरांत बना है, बडिंग के उपरांत बना है, पहले नहीं था, पहले तो एक सिंगल सेल थी भाई। इज दैट क्लियर। बताओ किसमें माइसिलियम नहीं होता है, ईस्ट में, उसकी जगह उसमें बडिंग द्वारा एक फॉल्स जाल बन जाता है। और फॉल्स जाल को क्या बोलेंगे, फॉल्स के लिए आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हर जगह स्यूडो लगाते हो, स्यूडो फोर्स है ना, स्यूडोपोडिया, वैसे ही क्या स्यूडो माइसिलियम, दिस इज फॉल्स माइसिलियम। इट इज द रिजल्ट ऑफ बडिंग, इट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल, एसेक्सुअल, यू नो वेरी वेल, है ना। चलो ये बात क्लियर। अब देखो 2 तरह की फंजाई होती है, फंजाई 2 टाइप की होती है भाई, फंजाई 2 टाइप की होती है, सुन लो। फंजाई 2 प्रकार की होती है, एक लोअर और एक हायर। सर एनसीईआरटी में तो ऐसे नहीं दिया, अरे नहीं दिया तो क्या हुआ, हम एनसीईआरटी की तो क्लियर करा रहे हैं, तभी तो क्लियर होगी। लोअर फंजाई का नाम सुन लो, फाइकोमाइसिटीज, क्या नाम है, फाइकोमाइसिटीज। और हायर वाली फंजाई का नाम सुन लो, बैड बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटीरोमाइसिटीज। सबके आगे माइसिटीज लगा है, देख लो। क्या फार्मूला है, हायर फंजाई का फार्मूला क्या है, बैड। बी स्टैंड्स फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, ए स्टैंड्स फॉर एस्कोमाइसिटीज और डी स्टैंड्स फॉर ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो फंजाई में 4 क्लास आएंगी। पहली क्लास लोअर वाली है, नाम है फाइकोमाइसिटीज, बाकी सारी हायर वाली है, फार्मूला है बैड। बी फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, ए फॉर एस्कोमाइसिटीज और डी फॉर ड्यूट्रोमाइसिटीज। कॉन्सेप्ट बन रहा है ना। हो गया। फंजाई कितने प्रकार की होती है, 2, लोअर और हायर। लोअर वाली का नाम फाइकोमाइसिटीज और हायर वाली का नाम बेसिडियो, एस्को और ड्यूट्रोमाइसिटीज। फार्मूला है बैड। नेक्स्ट आगे देखो, हम इधर लिख रहे हैं लोअर वाली फंजाई, नाम आप बताओ, फाइकोमाइसिटीज। मैं यहां लिख रहा हूं हायर वाली, नाम आप बताओ, बैड लिख दो शॉर्ट में, समझ गए ना। यहां पे क्या होगा, खास बात देखना, इसका अगर मैं हाइफा बड़ा करूं तो ये कंटिन्यूअस ट्यूब जैसा दिखाई पड़ेगा। ये देखो, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक फिल्ड विद, अंदर क्या भरा होगा देख लो, ये अंदर भरा होगा बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस, ठीक है ना। फिल्ड विद, अब बहुत सारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस है इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड
साइटोप्लाज्म, अंदर है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ये देखो ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, दे आर मैनी न्यूक्लियस, तो हमने मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल दिया, मैनी न्यूक्लियस और फिल्ड विद साइटोप्लाज्म, और ये है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। बताओ सही दिख रहा है ना? ऐसा ही कोशिका द्रव्य। और इस तरह के हाइफा को बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफा। क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक हाइफा। दिस काइंड ऑफ हाइफा इज नोन एज सिनोसिटिक हाइफा। तो लोअर फंजाई में हाइफा कैसा होता है? सिनोसिटिक। कैसा होता है? सिनोसिटिक हाइफा। सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है? अंदर कोई भी पार्टीशन ना हो, कोई भी पर्दा ना पाया जाए, कोई भी सेप्टम ना पाया जाए, और इसका साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस तैरते रहें। देखो कंटिन्यूअस ट्यूब जैसा दिख रहा है, बिल्कुल ट्यूब जैसा दिख रहा है। अच्छा, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, कहां बैठे हुए हैं? साइटोप्लाज्म में बैठे हुए हैं। Is that clear? This kind of situation is known as सिनोसिटिक हाइफा। लोअर में कैसा हाइफा होता है? सिनोसिटिक के नॉन सिनोसिटिक? अब आओ हायर में कैसा होता है ये देखें। हायर में देखो क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअस ट्यूब जैसा नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या बन जाता है? बीच बीच में पर्दा बन जाता है। ये देखो सेप्टम आ गया, यहां से यहां तक सेप्टम आ गया, फिर देखो सेप्टम आ गया, फिर देखो सेप्टम आ गया, एक न्यूक्लियस यहां, एक न्यूक्लियस यहां, एक न्यूक्लियस यहां। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? कंटिन्यूअस नहीं रहा। यहां पे क्या हो जाता है? बीच बीच में क्या पाई जाती है बताओ? बीच में पाया जाएगा क्रॉस वॉल, क्रॉस वॉल या सेप्टम, क्रॉस वॉल या सेप्टम प्रेजेंट बिटवीन द सेल, बिटवीन द सेल्स। तो इसे सिनोसिटिक नहीं बोलेंगे, इसे बोलते हैं सेप्टेट, सेप्टेट हाइफा। इसे बोलते हैं सेप्टेट हाइफा। और ये जनरली कैसा होता है? अनब्रांच्ड, अशाखित। और ये कैसा होगा? जैसे इसको तो हमने नाम दे दिया सेप्टेट हाइफा, क्योंकि बीच में सेप्टा पाया जा रहा है। और ये जनरली कैसा होता है? ब्रांच्ड, शाखित, इसमें शाखाएं निकली होती हैं। ब्रांच्ड, समझ में आ गया दोनों में अंतर? बताओ बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। बेसिडियो, एस्को, ड्यूट्रो, एक एक काम करो, एनसीईआरटी है ना, खोलो देखो कहीं लिखा है बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज में जाओ, देखो कैसा हाइफा लिखा होगा? लिखा होगा सेप्टेट और ब्रांच। चेक करो, सेप्टेट और ब्रांच्ड लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो कहीं मिला कि नहीं मिला? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड मिला कि नहीं मिला? अब जरा बेसिडियो में चेक करो, मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला? ठीक है, अब जरा ड्यूट्रो में चेक करो, मिला कि नहीं मिला? आगे पीछे होगा कहीं ना कहीं। मिल गया ना? देखो इससे पता चलता है कि ये तीनों जो है हायर फंजाई हैं। हायर फंजाई में कैसा होगा? क्रॉस वॉल प्रेजेंट होता है या सेप्टा प्रेजेंट होता है, यानी सेप्टेट और ब्रांच लिखा होगा तीनों जगह पे, तीनों जगह पे सेप्टेट एंड ब्रांच होगा। बताओ, जबकि यहां पे कैसा होता है? यहां सिनोसिटिक टर्म आया होगा, फाइकोमाइसिटीज में सिनोसिटिक वर्ड आया होगा। बोलो क्लियर? क्लियर हो गई बात? नोट डाउन। तो एनसीईआरटी में आपको नहीं ढूंढना, हमारे नोट्स में ही सब कुछ इंक्लूडेड है, और वो भी नेक्स्ट लेवल का। अब देखो इनमें सेल वॉल पाई जाती है, बट मेड अप ऑफ, सेल वॉल पाई जाती है लेकिन बनी होती है काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। ठीक है, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये इनके लिए कंडीशन क्या चाहिए ग्रोथ के लिए? कंडीशंस फॉर ग्रोथ,
इनको क्या पसंद है? ठंडापन, गीलापन, क्या पसंद है? तो इनको पसंद है वार्म एंड मॉइस्ट हैबिटेट। वार्म एंड मॉइस्ट हैबिटेट, वार्म और मॉइस्ट हैबिटेट पसंद है, ठीक है ना? अच्छा, जब आप फ्रीज में चीजों को रख देते हो, जब हम ईडेबल चीजों को फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो वहां कंडीशन बिल्कुल विपरीत होती है। बताओ, वार्म की जगह कूल और मॉइस्ट की जगह ड्राई हैबिटेट होने के कारण, ड्राई हैबिटेट होने के कारण क्या फंजाई और बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे? बताओ, फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। जब फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, तो आप बताओ क्या होगा इससे नो इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन नहीं होगा इनका, और हमारा खाना जल्दी खराब नहीं होगा। मतलब फूड नॉट अर्लियर स्पॉइल्ड, फूड जल्दी स्पॉइल नहीं होंगे, फूड नॉट अर्लियर स्पॉइल्ड। फ्रिज में रखने पे जल्दी खराब होता है कि देर में? जल्दी। कौन महान व्यक्ति बोल रहा है जल्दी? देर में खराब होगा, क्योंकि फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन रुक गया है, क्योंकि फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन रुक गया है। न्यूट्रिशन कैसा होता है फंजाई में? अभी बताया था, हेट्रोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक? हेट्रोट्रॉफिक होता है ना, परपोसी, मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक। मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी परपोसी। ज्यादातर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं यानी परपोसी। फ्रीज में जस्ट उल्टी कंडीशन होने के कारण फंजाई और बैक्टीरिया दोनों ही ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा फूड स्पॉइलेज से बच जाता है, या जल्दी स्पॉइल नहीं होता। स्पॉइल मतलब नष्ट होना। न्यूट्रिशन होगा मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक। अब देखो, दो तरीके का होता है, तीन चार तरीके बता देते हैं क्योंकि दो और है, तो चार तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला होता है सैप्रोफिटिक, मृतोपजीवी, सुना है? मृतोपजीवी। दूसरा होता है पैरासिटिक, यानी परजीवी। तीसरा होता है आपका सिम्बायोटिक, यानी सहजीवी, सुना है? सहजीवी, साथ साथ जिंदा रहना, किसी के साथ मिलके जिंदा रहना। और एक होता है माइकोराइजा। ठीक है ना? अब देखो, इसमें क्या होगा, नाम से क्लियर हो रहा है, सड़ी गली चीजों पे डिपेंड रहेगा, यानी एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर, एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर
फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, फ्रॉम डेड एंड यानी सड़ी गली चीजों से ये लेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका राइजोपस, बेस्ट एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस ब्रेड पे पाया जाता है, इसलिए उसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, राइट। पैरासिटिक वाले में आपका जितने भी डिजीज कॉजिंग वाले थे जो हम बता चुके हैं आपको, पक्सीनिया, अस्टिलागो, एल्ब्यूगो, याद आ रहा है, ये सारे आ जाएंगे। रिंग वॉर्म वाला डिजीज कॉजिंग, और ये कहां पे रहते हैं, ये डेड पे रहते हैं, लिविंग पे, डिपेंड्स अपॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सहजीवी क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन, याद आया, बचपन से पढ़ते आए हो। लाइकेन किसका एसोसिएशन है, एल्गी प्लस फंजाई, फंजाई और एल्गी से एक दूसरे को बेनिफिट है, यानी कवक और शैवाल दोनों से बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, याद दिला रहा हूं, ये तो एक प्लांट है ना, ये हरा भरा है, ये इसे खाना दे देगा, ये मिनरल और वाटर दे देगा, और भी काम करता है, पर मैंने मेन ये बताया। इसमें देखो माइको का मतलब होता है पता है क्या, फंजाई। और कहीं भी राइजो वर्ड आ जाए ना तो याद रखना रूट, किसका रूट, रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट्स। तो यहां पे फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट आपस में क्या हो गए, एसोसिएट। देखो फंजाई क्या करेगी, पानी और मिनरल देगी, रूट कहेगा तुमने मेरे लिए इतना किया है तो हम तुम्हें खाना दे देते हैं, दोनों का काम चल रहा है। ये भी एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ये माइकोराइजा भी सिम्बायोटिक का ही है, लेकिन मैंने ये थोड़ा सा अलग इसलिए कर दिया कि ये थोड़ा आपको हाईलाइट हो जाए। दोनों सिम्बायोटिक के हैं। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, एक को फायदा कि दोनों को फायदा। तो देखो इधर फंजाई को फायदा हो रहा है, इधर एल्गी को फायदा हो रहा है, इधर फंजाई को फायदा हो रहा है, इधर रूट ऑफ हायर प्लांट को फायदा हो रहा है, राइट। तो दोनों को फायदा हो रहा है, तो दोनों ही सिम्बायोटिक में आ जाएगा। पर हमने थोड़ा सा सेपरेट इसलिए कर दिया ताकि माइंड में ये चीजें रहें। यानी ये पहले से ही आपको पता है, ये सड़ी गली चीजों पे रहेगा, ये आपका लिविंग बॉडी पे रहेगा, रोग कॉज करेगा, ये और ये सिम्बायोटिक में आएंगे। लेकिन अलग करने का एम ये था कि ये बहुत पॉपुलर है और ये आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये मैंने स्पेशली बता दिया। माइको कहीं भी वर्ड आ जाए या मोल्ड वर्ड कहीं आ जाए तो फंजाई, और राइजो मतलब क्या होता है, हाँ राइजोम मतलब होता है क्या, यानी कि रूट की बात चल रही हो। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया। अब बचा क्या है, अब बचा है रिप्रोडक्शन। बढ़े आगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तीन प्रकार का होता है, इसमें तीन प्रकार का होता है। फार्मूला है वास, क्या फार्मूला है, वास। वेजिटेटिव यानी कायिक जनन, सुना है, वेजिटेटिव यानी कायिक जनन, और एक एसेक्सुअल यानी अलैंगिक। और ये सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन। इनमें आएंगे तीन, आएगा फिजन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। और बडिंग तो आपको बता भी चुका हूं मैं कुछ देर पहले। फिजन में क्या होगा, एक सेल दो टुकड़ों में टूट जाएगी,
इसमें जो फिलामेंटस बॉडी है ना वो कई टुकड़ों में टूट जाएगी, हर टुकड़े से नया बॉडी बन जाएगा। बडिंग अभी आप पढ़ चुके हो। चलो ये तीनों आ जाएगा। और एसेक्सुअल में एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स का निर्माण होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। और दो प्रकार के बनेंगे, कुछ होंगे मोटाइल, कुछ होंगे नॉन मोटाइल। जो मोटाइल वाले हैं उनका नाम है जू स्पोर। मोटाइल के लिए क्या वर्ड लगा दोगे? जू, और स्पोर के लिए तो स्पोर ही वर्ड बोलोगे। अच्छा, ये दो प्रकार के होते हैं नॉन मोटाइल वाले। एक है कोनिडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कोनिडिया, और एक है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर्स ये सबसे पॉपुलर स्पोर है फंजाई का, ये सबसे पॉपुलर एसेक्सुअल स्पोर है। एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल, राइट। अब यहां पे भी स्पोर बनते हैं, पर ये कौन से वाले होंगे? सेक्सुअल। ध्यान देना, फर्क है। देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, नाम पूछा जाता है, नाम बता दे। ऊ स्पोर्स, ऊ स्पोर्स। अच्छा, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स बनेंगे, और बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। सर ड्यूट्रोमाइसिटीज में ड्यूट्रोस्पोर बनेंगे? नहीं, उसमें स्पोर ही नहीं बनता, उसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन ही नहीं होता, इसलिए भूल के भी ड्यूट्रोस्पोर मत बोल देना, क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज में एसेक्सुअल प्रोडक्शन तो होता है पर सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन अभी हम बीच में इसलिए नहीं लाना चाहते हैं, जब ड्यूट्रोमाइसिटीज पढ़ेंगे तब तो ये इसकी विशेषता हाईलाइट करेंगे। अभी सिर्फ जान लो, लिखने की जरूरत नहीं है। एकमात्र बताओ जिसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। रिप्रोडक्शन, डिटेल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारे सिलेबस में है डिटेल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिटेल में है थोड़ा, ठीक है। देखो ध्यान दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल स्पोर बनते हैं कि एसेक्सुअल, है ना? देखो, सेक्सुअल स्पोर्स फंजाई की स्पेशल बॉडीज में बनते हैं। स्पेशल बॉडीज में बनते हैं। जिसे याद करो क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, जिसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। याद आया ना? फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। स्लाइम मोल्ड में भी तो बनी थी, क्योंकि स्लाइम मोल्ड भी तो फंजाई ही था, पर वो यूनिसेलुलर होने के कारण हमने वहां रख दिया था। तो स्पेशल बॉडीज में बनेंगे ये स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर एक स्पेशल बॉडी में बनेंगे, स्पेशल बॉडी का नाम फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी की नेमिंग लिखना सिखा दे भाई साहब आपको। इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? फ्रूटिंग बॉडी की नेमिंग कैसे करते हैं? नेमिंग कुछ ऐसे करते हैं, जो भी ग्रुप हो उसके आगे लगा देना कार्प। क्या? कार्प। जरा बताओ, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प, बेसिडियोमाइसिटीज में ड्यूट्रोमाइसिटीज में चिड़िया उड़, तोता उड़, गाय भी उड़। क्यों मैंने बोला हाँ? क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो घंटा बनेगा। तो एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प और ड्यूट्रोकार्प नहीं बनेगा, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। अब उसके बाद 3 स्टेप होते हैं इसमें, 3 स्टेप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला होता है प्लाज्मोगैमी, पहला होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? देखो, एक हाइफा ये, या माइसिलियम बोल दो, दूसरा माइसिलियम ये, दोनों का नेचर अलग अलग होगा। एक मेल की तरह बिहेव करना चाहिए, एक फीमेल। हालांकि मेल और फीमेल वर्ड इसमें नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए कुछ चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, यानी मार्क।
प्लस वाला सिंबल और माइनस वाला, किसी एक को मेल कह दो, किसी एक को फीमेल, ठीक है ना। आप अपने लिए सोचने के लिए, हालांकि बायोलॉजिकली इसको ना मेल कहते हैं ना फीमेल, क्योंकि इतना लोअर ग्रुप है कि हम इसके लिए बस एक सिंबल इस्तेमाल करेंगे, दैट इज प्लस एंड माइनस। प्लस प्लस के बीच नहीं होगा, माइनस माइनस के बीच नहीं होगा, प्लस और माइनस के बीच होगा, क्योंकि अगर प्लस प्लस होगा तो मान लो दोनों मेल हो गए, माइनस माइनस होगा मान लो दोनों फीमेल हो गए, तो एक प्लस होना चाहिए एक माइनस, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपोजिट सेक्स में होता है कि सेम सेक्स में, तो एक प्लस और एक माइनस, दो तरह के माइसिलियम आपने ले लिए, दो माइसिलियम एक दूसरे के पास आए और पास आएंगे, और ये वाला स्टेप जब होगा पहला वाला, तो देखो क्या हो जाएगा, तो इनका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाएगा, ये देखो फ्यूज कर गया, प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाएगा, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसका प्रोटोप्लाज्म, देखो आपस में फ्यूज कर गया, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया। अच्छा, इनमें अप्लाइड न्यूक्लियस होता है, फंजाई ज्यादातर अप्लाइड होती है, तो ये देखो अभी भी ये रहा, क्या क्या फ्यूज हुआ है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया है, जीव द्रव्य फ्यूज किया है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू सूटेबल मैं इसलिए बोलूंगा, मैं सूटेबल इसलिए बोल रहा हूं, दोनों प्लस नहीं होने चाहिए, बिटवीन सूटेबल माइसिलियम, ये हो गया प्लाज्मोगेमी। लेकिन अभी भी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया है, अभी भी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया है, केवल इतना ही हुआ है, केवल इतना ही हुआ है, राइट। अब जरा थोड़ा सा आगे चलें और देखिए, फिर हम आपको बताएंगे। सेकंड होगा कैरियोकाइनेसिस, नहीं सॉरी कैरियोगैमी, कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी में क्या होगा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस और गैमी मतलब फ्यूजन, अच्छा बैक में भी ऐसे लिख सकते थे, प्लाज्मा मतलब प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मतलब प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, गैमी मतलब, तो यहां पे प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, यहां पे न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा। देखो ये सिचुएशन थी, ये सिचुएशन अभी थी, देख के आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है, ये एन था ना, ये भी एन था भाई साहब। अब देखो जब ये वाला स्टेप हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस, सॉरी कैरियोगैमी, जब कैरियोगैमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, एन और एन मिलके कितने एन हो जाएंगे, 2n, क्या 2n स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हाँ दैट इज डिप्लाइड, डिप्लाइड हो गया, पहले कैसा था हैप्लाइड, एन को हैप्लाइड कहते हैं, एन को हैप्लाइड कहते हैं, हिंदी में सुना होगा अगुणित, इसमें क्रोमोसोम पेयर में नहीं है, यहां दो के पेयर में आ गए, तो क्या बोलेंगे, और जाइगोट हमेशा 2n ही होता है, इस स्ट्रक्चर को नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें, हमेशा फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब एक लास्ट स्टेप हो जाएगा, बताओ फंजाई की मेन बॉडी एन थी कि 2n, लेकिन जाइगोट कैसा है, तो फिर से n बनाना पड़ेगा, तो n बनाने के लिए क्या करेंगे, अब n बनाने के लिए क्या कराएंगे, मियोसिस, सुना है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, तो क्या करा दो, ये रहा जाइगोट, हमने जाइगोट में जो कि 2n था क्या करा दी, पहले मियोसिस 1 होगी तो 1 से 2 सेल बनती है, याद करो, जिनको बोलते डायड, जिनको बोलते डायड, और फिर मियोसिस 2 होगी तो 2 से 4 सेल बन जाएंगी, 2 से 4 सेल बन जाएंगी, चारों हैप्लाइड होंगी, बोलो, और ये इनको बोलते हैं टेट्राड, याद आया, 1 से 2 बनने को, और इसे मियोसिस सेकंड बोलेंगे। बताओ मियोसिस कितने स्टेप में होता है, 2, पहले मियोसिस 1 तो क्या बनेंगी, 2 सेल बनेंगी, 2 सेल को क्या बोलेंगे डायड, फिर 2 से 4 बन जाएंगी, 4 को क्या बोलेंगे टेट्राड, और सारी जो टेट्राड सेल होती हैं दे ऑल आर हैप्लाइड, फिर से हो गई हैप्लाइड, तो मियोसिस ने फिर से 2n से n बना दिया, और इनको बोलने लगेंगे, यही जो बन रहे हैं ना, चारों हैप्लाइड सेल बन रही हैं, इन्हीं को बोलेंगे स्पोर्स,
क्या बोलेंगे? स्पोर्स। यही स्पोर है। कौन से स्पोर? याद करो, सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर नाम याद आया? बताओ कितने नाम थे? 3। स्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। चेक करो बने थे कि नहीं। अब देखो, बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान दो, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ये इनका माइसिलियम बन गया, ये इनका माइसिलियम बन गया। देखो नई फंजाई बन गई। इससे ये माइसिलियम बन गया, ये नहीं, नया माइसिलियम बन गया। इससे ये माइसिलियम बन गया। देखो बन गए कि नहीं बन गए? 4 नए माइसिलियम बन गए। बोलो भाई, स्पोर जर्मिनेट करेंगे, नया माइसिलियम तैयार, काम खत्म अपना, हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 से कितने बन गए? 4। 2 से कितने बन गए? नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है कि नहीं होता है? हुआ। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म भी फ्यूज किया और न्यूक्लियस भी फ्यूज किया, राइट। और मियोसिस भी करानी पड़ी ताकि इसकी पोलैरिटी पहले जैसी हो जाए। नोट कर लीजिए। तो प्लाज्मोगेमी के बाद क्या हो जाती है? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा और जाइगोट बन जाएगा। फिर थर्ड स्टेप पे मियोसिस हो जाएगी और जाइगोट से फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो फिर से अपना अपना माइसिलियम यानी जाल बना लेंगे। फंजाई के जाल को क्या बोलते थे? माइसिलियम। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एक विशेष घटना देखने जा रहे हैं जो इसमें होती है। तो अब हम एक विशेष घटना देखेंगे जिसका नाम है, नोट में लिखो फिर इसका नाम बताते हैं। देखो कुछ फंजाई में क्या होता है? प्लाज्मोगेमी हुई, कैरियोगेमी हुई, मियोसिस हुई, न्यू फंजाई बन गया। यही तो होता था, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। परंतु बैड में फार्मूला क्या है? बैड हायर फंजाई का फार्मूला था कि लोअर? लेकिन यहां सुनो, यहां क्या होता है? बेसिडियो एस्को में एक विशेष स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बोलते हैं डाई कैरियो फेस पाया जाता है। डाई कैरियो फेस पाया जाता है। देखो डाई कैरियो फेस पाया जाता है बेसिडियो और एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में, कुछ मेंबर्स में डाई कैरियो फेस पाया जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने फार्मूला बैड फिर से यूज कर लिया। पहले बताया था हायर फंजाई का फार्मूला, अब इसको यूज कर लिया कि इसमें एक विशेष घटना होती है। नाम क्या है? डाई कैरियो फेस। एक फेज होता है, एक अवस्था पाई जाती है, उसे बोलते हैं डाई कैरियो फेज। होती क्या है? देखो इनमें होता क्या है? इनमें प्लाज्मोगेमी तो हो गई, प्लाज्मोगेमी हो जाती है। अब प्लाज्मोगेमी हो गई तो क्या ऐसा दिखेगा? याद करो, ऐसा तो दिखेगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है। और ये क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये भी, लेकिन ये प्लस वाला न्यूक्लियस है और ये माइनस वाला। तो ये फेज बन गई, इसी फेज को बोलते हैं डाई कैरियो फेज। इसी अवस्था को, इसी फेज को डाई कैरियो फेज कहते हैं। देखो फेज आ जाए तो फेज लगा देना, और डाई मतलब होता है 2, तो ये देखो 2 न्यूक्लियस, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो 2 न्यूक्लियस एक सेल में पाए जाना क्या कहलाता है? वो भी अलग अलग न्यूक्लियस। 2 डिफरेंट न्यूक्लियस की सेम न्यूक्लियस? बताओ, 2 डिफरेंट न्यूक्लियस, 2 डिफरेंट हैप्लॉइड न्यूक्लियस का एक ही सेल के अंदर पाए जाना। अब तो एक ही सेल हो गई ना दोनों फ्यूज करके, तो यही कहलाती है डाई कैरियो फेज। ठीक है ना? देखो मैं यहां लिख रहा हूं 2 डिफरेंट हैप्लॉइड न्यूक्लियस
दो डिफरेंट हैप्लाइड यानी एन न्यूक्लियस का एक सेल में पाया जाना क्या कहलाता है? यही कहलाता है डाई कैरियोटिक स्टेज। अगर फेज लगा हो तो बोल देना क्या? हाँ, डाई कैरियोन फेज, डाई कैरियो फेज। ठीक है। अच्छा, और सुनो, कभी कभी बोलते हैं इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को देखो, फेज को फेज बोल दिया, ठीक है ना? कहते हैं इस कंडीशन को क्या कहते हैं, अलग से लिखना। अगर ये पूछे इस कंडीशन को क्या कहते हैं, देखना सबके नाम अलग अलग हैं। इस कंडीशन को हम, कंडीशन में ओ एन लगा है वर्ड, तो डाई कैरियन बोल देना, ओ एन लगा देना लास्ट में। इस कंडीशन को डाई कैरियन कंडीशन कहते हैं। बताओ, कंडीशन पूछी जाए तो डाई कैरियन, फेज पूछा जाए तो डाई कैरियो फेज, और अगर पूछा जाए दो डिफरेंट एप्लाइड न्यूक्लियस का एक ही सेल में प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? डाई कैरियोटिक स्टेज। ठीक है। ऐसा कब होता है? जब प्लाज्मोगेमी तो हो जाए पर तुरंत कैरियोगेमी ना हो। रुकी हुई है कैरियोगेमी, देखो रुकी हुई है। इनमें क्या था? प्लाज्मोगेमी हुई, कैरियोगेमी हुई, मियोसिस हो गया, काम खत्म। अब इनमें रुका हुआ है, कुछ समय बाद होगा, तब तक ये अवस्था मेंटेन रहेगी, तब तक ये अवस्था मेंटेन रहेगी। इसी अवस्था को डाई कैरियोफेज, ठीक है ना? और एक ही सेल में दो हैप्लाइड और डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस का पाए जाना क्या कहलाता है? डाई कैरियोटिक स्टेज। और इस कंडीशन को, कंडीशन में ओएन लगा है, यहां पे भी ओएन लगा दो। फेज में फेज लगा हुआ है, यहां पे भी फेज लगा दो। अब सुन लो, अब क्या होगा? अब प्लाज्मोगेमी हो गई, ऐसा कुछ समय तक मेंटेन रहेगा, ध्यान देना, ऐसा कुछ समय तक मेंटेन रहेगा। दिस फेज मेंटेन फॉर सम टाइम। वहां मेंटेन नहीं थी, प्लाज्मोगेमी हुई, तुरंत क्या हो गई? कैरियोगेमी हो गई, और फिर क्या हो गया? मियोसिस हो गई। यहां पे कुछ समय तक, कुछ टाइम तक ये फेज मेंटेन रहता है। अच्छा, अब मान लो टाइम ओवर हो गया, मान लो वो टाइम ओवर हो गया, तो अब क्या हो जाएगी? अब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? मियोसिस, फिर क्या बन जाएगा? न्यू फंजाई विल बी फॉर्म। बोलो सही है ना? आगे वही होगा जो होता रहा है। बस हुआ क्या ना, उनमें क्या हुआ? प्लाज्मोगेमी हुई, प्लाज्मोगेमी हुई, कैरियोगेमी हुई, मियोसिस हुआ, काम खत्म। यहां पे एक ब्रेक ले लिया गया, प्लाज्मोगेमी के बाद ब्रेक ले लिया गया कुछ समय का, और वो जो अवस्था बनी उसी को डाई कैरियोफेज, और इस कंडीशन को डाई कैरियन, और इस स्टेज को डाई कैरियोटिक स्टेज कहते हैं। ऐसा कुछ मेंबर में होता है, सभी में नहीं होता, कुछ मेंबर में। किसमें? बैड, बैड से याद रहेगा बेसिडियो और एस्को। बोलो सही है? इज दैट क्लियर? देख लो, फंजाई को हम 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, और नाम तो आप जानते ही हो। 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक लोअर है और 3 हायर। अच्छा, किसके बेसिस पे? कोई बेसिस तो होगा विथ रिस्पेक्ट टू, रुको थोड़ा, फ्री का मोमोज खा लो पहले। क्या खा लें? फ्री का मोमोज, इसके हिसाब से। अब देखो, फ्री का मतलब हो गया फ्रूटिंग बॉडी के हिसाब से, फ्रूटिंग बॉडी के हिसाब से बांटोगे, हिंदी लेटर का कोई मतलब नहीं है। एमओ का मतलब मार्फोलॉजी के हिसाब से। किसकी मार्फोलॉजी? माइसीलियम की, मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पर।
एनसीईआरटी कवर है पूरी। और एमओ का मतलब समझना, एमओ और एस का मतलब समझना, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ एस से स्पोर फॉर्मेशन के आधार पे। और पहले ही ये बता दिया था, एक बार फिर याद दिला रहा हूं, एक लोअर क्लास है और कुछ हायर क्लासेस हैं। अब नाम लिखने की भी जरूरत नहीं, पता है, फाइकोमाइसिटीज, इसका बेड, बेसिडियो एस्कोर, ड्यूटरोमाइसिटीज। इज दैट क्लियर? तो ये अपनी आज जनरल फंजाई खत्म हो गई है। ये फंजाई का अपना जो जनरल लेक्चर था वो फिनिश हो गया, जनरल लेक्चर। अब हमारी कितनी क्लास हमें पढ़नी बाकी रह जाएंगी? 3। 3 में कौन कौन सी? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटरोमाइसिटीज, राइट।